हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिलाषा एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एनएक्सएस फेयर के ऊपर। और स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने एडवेंट ऑफ यूरोपियंस को पूरी तरीके से खत्म कर लिया था, जिसमें हमने एक एक करके 5 यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में पढ़ लिया था कि किस तरीके से वो यहाँ पे आके ट्रेड करते हैं, उनका एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्शन होता है और उसके बाद क्या हो जाता है, फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में कार्नेटिक वॉर भी होता है और बहुत सारे वॉर्स होते हैं, जिसके वजह से धीरे धीरे क्या होता है, एक एक करके सारी यूरोपियन कंट्रीज़ या तो भारत छोड़ के चली जाती है या तो उनका फोकस कहीं दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर चला जाता है। ठीक है, लास्ट में जो है वो कार्नेटिक युद्ध के बाद क्या बचते हैं, अंग्रेज बचते हैं। ठीक है, और फिर हमने क्या देखा था, बाकी सारे जो भी हमारे लेक्चर्स थे वो खत्म होने के बाद हमने 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज लाई थी, है ना, जिसमें हमने जितने भी पॉसिबल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो सकते थे सबको क्या किया था, डिस्कस किया था। और आई होप कि आपने सारे लेक्चर्स को जरूर कवर किया होगा। ओके, तो चलिए हम अब अपने लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। और अब जो हमारा अगला टॉपिक होने वाला है, नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, वो होने वाला है एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। कहाँ पे, हमारे भारत के अंदर। ठीक है, क्योंकि वो यहीं पे तो ट्रेड करने के लिए आए थे, तो विस्तार यहीं पे करेंगे। देखिए, ये जो टॉपिक है ना, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, इससे आप क्या समझोगे कि पहले तो इनका फोकस क्या था, ब्रिटिशर्स का सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करने तक का था, है ना, व्यापार करने तक का था, क्योंकि वो इसी पर्पस से यहाँ पे आए थे, जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज थी। लेकिन लास्टली जब ब्रिटिश बसती है तो वो क्या सोचती है कि अब हम किस तरीके से यहाँ पे अपना साम्राज्य का विस्तार करेंगे, है ना, यानी कि बस अब वो ट्रेड तक ही लिमिटेड नहीं रहेंगे, वो धीरे धीरे करके भारत के जो बहुत सारे रीजन थे, क्षेत्र थे, एरियाज थी, है ना, उसके ऊपर अब अपना ये क्या करना चाहेंगे, प्रशासन चलाने की कोशिश करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे, है ना, अपना डोमिनेंस एस्टेब्लिश करेंगे। और फिर धीरे धीरे करके यहाँ के जो लोकल रूलर्स होते हैं, इंडियन रूलर्स होते हैं, उनके साथ भी इनकी कन्फ्लिक्शन शुरू हो जाती है। और फिर एक एक करके यहाँ के बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, इन पे क्या कर लेते हैं, पूरा कब्जा कर लेते हैं। और आप सबको पता ही है कि अंग्रेजों ने हमारे भारत के ऊपर 200 सालों तक राज किया था, तो ये ऐसे ही तो नहीं हो गई होगी ना। तो इस तरीके से यहाँ से अब इनकी शुरुआत हो जाएगी, नींव डाली जाएगी ट्रेड के बाद। ट्रेड के साथ साथ ये अपना एम्पायर बिल्डिंग करने की भी कोशिश करेंगे और किस तरीके से एक एक करके सारे क्षेत्र पे क्या करेंगे, अपना डोमिनेंस एस्टेब्लिश करेंगे। ओके, तो इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और देखिए स्टूडेंट्स, आप सबको या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि पहले जो है वो, मतलब जो जितनी भी घटनाएं हैं हिस्ट्री में, वो बस एक एक करके होती होगी, मतलब कि पहले एक घटना खत्म होती है, फिर दूसरी घटना, फिर तीसरी घटना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। देखिए, बहुत सारी घटनाएं जो है ना यहाँ पे, वो पैरेलल चलती रहती है, समानांतर चलती है। जैसे कि आपको ये लग रहा होगा कि पहले इनका बाकी यूरोपियन कंट्रीज के साथ में क्या होगा, कन्फ्लिक्शन हो जाएगा, फिर क्या होगा, फिर कार्नेटिक युद्ध होगा, उसके बाद ये भारत में जो है वो कब्जा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऐसा था, लेकिन मतलब जो शुरुआत थी ना, वो पैरेलली शुरू हो गई थी। मतलब इनका जो कन्फ्लिक्शन था भारतीय जो यहाँ के शासक थे उनके साथ, जो यूरोपियन कंट्रीज के शासक, मतलब जो यहाँ पे ट्रेड करने के लिए थे उनके साथ, और भारतीय शासकों के साथ पैरेलली कन्फ्लिक्शन चल रहे थे। जैसा कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ आप सबको, कार्नेटिक युद्ध जो आपने पहला देखा होगा, है ना, उसमें क्या हुआ था, उसमें जब शुरुआत हुई थी तो आपको याद होगा कि जो फ्रेंच का रूलर था, मतलब जो फ्रेंच का उस समय गवर्नर था, है ना, फ्रैंकोइस ड्यूप्लेक्स, उसका किससे, अनवरुद्दीन के साथ में क्या हुआ था, कन्फ्लिक्शन शुरू हो गया था ना, जो कि कार्नेटिक का क्या था, नवाब था। तो ऐसा नहीं था कि वो ब्रिटिशर्स के साथ साथ यहाँ के लोकल रूलर से भी क्या हो रहा था, उनका कन्फ्लिक्शन शुरू हो गया था। हाँ, उस समय उनके माइंड में ये नहीं था कि हाँ अब हमको यहाँ पे आके क्या करना है, बस जाना है। ये चीज़ें धीरे धीरे इनके दिमाग में आई, धीरे धीरे इन्होंने इस चीज़ की शुरुआत की और इस तरीके से उन्होंने क्या किया, इस चीज़ का विस्तार किया। और फाइनली कार्नेटिक वॉर के बाद तो फ्रेंच का तो सफाया ही हो गया, बचते हैं बस ब्रिटिश। तो ब्रिटिश ये सोचते हैं कि हाँ अब हम अपना विस्तार कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारा जो है कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है। ओके, और इस चीज़ को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 1759 में बैटल ऑफ बेदरा या बैटल ऑफ चिनसुरा हुआ था, है ना। और आगे अब जब हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से, जब आप टाइमलाइन देखोगे ना, तो यहाँ के लोकल रूलर के साथ भी इनका कन्फ्लिक्शन हो रहा था और पैरेलली जो है अदर यूरोपियन कंट्रीज के साथ इनकी लड़ाई भी चल रही थी, है ना। तो शुरुआत इन सारी चीज़ों से हो चुकी थी। ये आपको आगे चीज़ें और भी क्लियर होंगी। ओके, तो चलिए, ज़्यादा मैं इस चीज़ में डीपली नहीं जाऊंगी, तो चलिए अब हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं कि किस तरीके से इन्होंने इसकी शुरुआत की, नींव डाली। ओके, तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि सबसे पहला जो इन्होंने हाथ डाला वो किस पे, बंगाल के ऊपर। देखिए, बंगाल जो था ना, वो भारत का बहुत ही बड़ा क्षेत्र था, है ना। और जिस तरीके से आज हमारे राज्य जो है वो विभाजित है, उस समय वैसा बिल्कुल भी नहीं था हमारा भारत। ठीक है,
वो हम आगे मैप के थ्रू डिस्कस भी करेंगे। तो देखिए आज के लेक्चर में ना हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ बंगाल के बारे में, ओके, कि किस तरीके से बंगाल के ऊपर इन्होंने क्या किया था, कब्जा शुरू किया था और यहाँ पे अपना एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथ में ले लिया था बंगाल का। तो आज का लेक्चर हमारा बंगाल के ऊपर होने वाला है। फिर हम फर्दर लेक्चर्स में देखेंगे मैसूर के बारे में, है ना, मैसूर के बारे में, फिर मराठा के बारे में, फिर पंजाब के बारे में और फिर अवध के बारे में। और देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि बस ये 5 ही जगह थी जिसके ऊपर इन्होंने अपना कब्जा शुरू किया या फिर डोमिनेंस एस्टेब्लिश की, है ना। बहुत सारे क्षेत्र थे भारत के, जैसे कि हैदराबाद, रोहिलखंड, है ना, राजपूत के जो क्षेत्र थे, जाट्स थे, और भी बहुत सारे एरियाज थे जिनके ऊपर क्या किया, इन्होंने कब्जा किया था। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है ना, हम जो है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखिए वनडे एग्जाम में बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाता है। तो बस जो इम्पॉर्टेंट है मैं आप सबको उतना ही बताऊंगी और डिस्कस करूंगी, ओके। तो चलिए हम बंगाल के बारे में देखते हैं, थोड़ा इंडिया के मैप से भी इस चीज़ को समझ लेते हैं। तो देखिए ये हमारा भारत का नक्शा उस समय का किस तरीके से था। देखिए सबसे पहले हम बंगाल को देखेंगे। तो आप देखो कि ये जो बंगाल है ये कितना बड़ा क्षेत्र है ना, कितना बड़ा क्षेत्र है। आज का जो बंगाल है ना सिर्फ वेस्ट बंगाल है जो आप देख पाते होगे, ओके। लेकिन उस समय का जो बंगाल था ना बस इतना ही नहीं था। उस समय का जो बंगाल था वो आज का वेस्ट बंगाल यानी कि जो आज का पश्चिम बंगाल है वो बिहार वाला रीजन है, ठीक है, झारखंड वाला रीजन था, क्योंकि उस समय तो विभाजित नहीं हुई थी ना बिहार और झारखंड, सब तो बंगाल के अंडर में ही थी, ठीक है। तो बिहार, झारखंड, ओके, फिर उड़ीसा वाला रीजन भी था, ओके। फिर जो आज का बांग्लादेश है जो हमारे भारत का हिस्सा तक नहीं है ना, वो वाला भी क्षेत्र था, है ना, बांग्लादेश। तो इतना बड़ा क्षेत्र आप समझ सकते हो कि इतने सारे क्षेत्र मिलके एक बंगाल था, ठीक है, कितना बड़ा प्रोविंस होगा आप समझ सकते हो। तो ये पूरा क्या था, बंगाल का क्षेत्र था। फिर आप बात करो यहाँ पे जो था वो मैसूर वाला एरिया था, है ना, मैसूर वाला एरिया था। फिर आप देखो ये जो था वो मराठा वाला का क्षेत्र था, है ना, मराठा का यहाँ पे था। फिर यहाँ पे पंजाब था, है ना, पंजाब था, और ये अवध था। जो यूपी और इसके आसपास के क्षेत्र थे वो अवध का एरिया था, उस समय उसको अवध बोला करते थे। तो इस तरीके से हम इन सारे क्षेत्रों को एक एक करके डिस्कस करेंगे, ओके। देखिए एक और इंडिया का मैप है, उसमें भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये देखो आप बंगाल वाला क्षेत्र कितना ज़्यादा बड़ा है। ये देखो आप आज का जो ये बांग्लादेश है ना, तो इस तरीके से बंगाल था। ये देखो आप मैसूर वाला एरिया है, ओके। ये आप देख सकते हो ये पंजाब वाला क्षेत्र है। ये पूरा जो है वो मराठा का क्षेत्र है। मराठा भी उस समय बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर चुकी थी, ओके। फिर आप ये देख पा रहे होगे ये अवध वाला क्षेत्र है। तो एक एक करके हम सबको डिस्कस भी करेंगे। फिर आप देखो ये रोहिलखंड वाला एरिया है, ओके, ये राजपूत का है, ये कार्नेटिक जिसको कि हमने डिस्कस भी किया था बहुत ही विस्तृत तौर पे। देखो ये उड़ीसा वाला क्षेत्र भी है। तो इस तरीके से हम सबको एक एक करके देखेंगे। तो आई होप कि आपको मैप के थ्रू सारी जो एरियाज हैं वो कम से कम क्लियर हो रही होंगी, ओके। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब है हमारा कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन बंगाल, किस तरीके से जो है वो बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना होती है, ओके, किस तरीके से यहाँ पे वो अपना शासन को जो है वो स्टैब्लिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि 17वीं सेंचुरी जो थी, है ना, 17वीं शताब्दी में जो भारत था वो कैसा था, ओके। तो उस समय का जो हमारा भारत था वो कैसा था, वो था स्ट्रॉन्ग और यूनिफाइड, है ना। देखिए उस समय क्या था, मुगलों का शासन था, ओके, मुगलों का शासन था। आप सबको जैसा पता होगा कि मुगल जो है वो कब भारत आए थे, 1526 में जब पानीपत का युद्ध हुआ था, है ना, इब्राहिम लोदी और बाबर के साथ में जब युद्ध हुआ था पानीपत का, उसके बाद से जो मुगल्स हैं वो यहाँ पे स्टैब्लिश हो चुके थे, है ना, भारत के अंदर में। और धीरे धीरे उन्होंने अपना एक्सपेंशन किया और अकबर तक तो आके आपको पता ही होगा कि कितना स्ट्रॉन्ग और यूनिफाइड यहाँ पे शासन चल रहा था, ओके। फिर धीरे धीरे करके अकबर की मृत्यु हो जाती है 1605 में। फिर उसका बेटा आता है ना, फिर शाहजहां का रूल आता है और फिर औरंगजेब का रूल आता है। तो तब तक तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी पावर, लेकिन औरंगजेब के बाद से ही या फिर आप कह लो कि औरंगजेब के टाइम से ही धीरे धीरे करके क्या होता है, इनका पतन होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए बाकी जो मुगल हैं उनके बारे में हम मध्यकालीन इतिहास में विस्तार से पढ़ेंगे। तो बाकी आप इतना ही जानो कि इस समय जो था वो मुगलों के अधीन जो भारत में शासन चल रहा था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, है ना, बहुत ही ज़्यादा मजबूत था, एकीकृत शासन था, यूनिफाइड था। यानी कि सेंटर से मतलब जो राजा बोलते थे और उनके जो भी क्षेत्र थे वहाँ पे बहुत ही अच्छे से सारी चीज़, लॉ एंड ऑर्डर, जो भी टैक्सेस वगैरह है, सबको बहुत ही अच्छे से लागू किया जाता था, बहुत ही अच्छे से फॉलो किया जाता था, ओके।
एक स्ट्रॉन्ग लीडर होता है ना, वो बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ को फॉलो करवाता है। ओके, लेकिन जैसे देखिए धीरे धीरे जो है, जब 18वीं शताब्दी में इनकी एंट्री होती है, वैसे ही धीरे धीरे क्या होता है, इनका पतन होना शुरू हो जाता है ना, फॉल होना शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है, फॉल ऑफ मुगल एम्पायर हो जाता है। और इस तरीके से जो मुगल थे ये क्या होते हैं, इनका धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाता है स्मॉल स्टेट्स में, है ना, छोटे छोटे। देखो कहीं पे भी जब स्ट्रांग होगा तो कोई भी उसको तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही एक राजा जब कमजोर पड़ता है ना, तो उसके अंडर में जितने भी क्षेत्र होते हैं ना, तो देखिए सारा तो डिवाइडेड होता है ना छोटे छोटे क्षेत्रों में, तो कोई भी कोशिश करता है कि हम उससे टूट के अलग हो जाए और हम अपने आप को स्वतंत्र कर ले, इंडिपेंडेंट कर ले और हम अपनी हुकूमत वहां पे चलाएं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर भी यही होना शुरू हो गया था। जब तक एक स्ट्रांग लीडर था तब तक एक यूनिफाइड, है ना, एक एकीकृत शासन था, लेकिन जैसे ही राजा वहां का कमजोर पड़ा, है ना, धीरे धीरे क्या हुआ कि धीरे धीरे वो जगह स्मॉल स्टेट्स में टूटने लग गई और सब अपने आप को क्या करने लग गए थे, इंडिपेंडेंट करने लग गए थे। ओके, तो ये आपको आई थिंक समझ में आया होगा 17वीं शताब्दी का भारत और 18वीं शताब्दी के भारत में क्या फर्क था। ओके, चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए अब हम बंगाल के बारे में बात करेंगे। तो देखिए जो बंगाल का जो रीजन था ना, वो मुगलों के अंदर में ही क्या था, एक प्रोविंस था, एक प्रांत था, है ना, एक सूबा था। उस समय जो है वो प्रोविंस बोला करते थे। तो मुगल का तो बहुत बड़ा क्षेत्र था, मतलब मुगल जो है वो बहुत बड़े भारत के क्षेत्र पे क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे, शासन कर रहे थे। तो बंगाल जो है वो मुगलों के अंदर ही एक प्रोविंस था, एक प्रांत था, एक सूबा था। ओके, देखिए मैंने आपको अभी तुरंत बताया कि जो बंगाल वाला क्षेत्र था वो आज के वेस्ट बंगाल के जैसा नहीं था, मतलब आज की बंगाल की तरह नहीं था। उस समय जो है वो कैसा था, उस समय जो है वो पूरा बंगाल, है ना, बिहार, उड़ीसा, झारखंड भी आप कह लो, फिर आज का जो बांग्लादेश है जो भारत का हिस्सा नहीं है, वो भी सब मिलके क्या बना था, एक बंगाल प्रोविंस था, बहुत बड़ा क्षेत्र था। और वो पूरा किसके अंडर आ रहा था, वो जो है वो मुगलों के अंडर आ रहा था, है ना, प्रोविंस अंडर मुगल एम्पायर। ओके, और देखिए उस समय हम सीधे स्टार्टिंग से नहीं जाएंगे, बस जब औरंगजेब वहाँ का सम्राट था, क्योंकि शुरुआत कहानी की यहीं से होगी। ओके, तो जो मुगल एम्पायर था वो उस समय कौन था, उस समय जो मुगल एम्पायर था वो था आपका औरंगजेब, है ना, औरंगजेब था उस समय मुगल एम्पायर। और इसने किस तरीके से डिवाइड कर रखा था, चलिए हम थोड़ा सा उसको देख लेते हैं, है ना। तो देखिए मैं एग्जाम्पल बताती हूँ आप सबको। देखिए अगर कोई भी राजा होगा, है ना, मान लीजिए कि एक राजा है। ओके, एक राजा है, उसने क्या किया कि मान लीजिए किसी बहुत ही बड़े क्षेत्र पे अपनी युद्ध किया उसने, और एक बहुत ही बड़े क्षेत्र पे क्या की, विजय प्राप्त की। ओके, क्या की, विजय प्राप्त की। मान लो कि ये इतना बड़ा क्षेत्र है, मैं बस एक एग्जाम्पल के तौर पे आप सबको समझा रही हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या उसके लिए पॉसिबल होगा कि इतने बड़े क्षेत्र पे वो अकेला शासन कर पाए। देखिए वो लॉ एंड ऑर्डर या फिर कोई भी चीज़ वो ढंग से कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो किसी छोटे ही क्षेत्र को देख पाएगा ना, वो एक ही जगह बैठ पाएगा। तो उन सारे क्षेत्र को चलाने के लिए क्या करेगा, वो इसको डिवाइड कर देगा, है ना, बांट देगा छोटे छोटे क्षेत्रों में। ओके, छोटे छोटे क्षेत्रों में इसको क्या करेगा, बांट देगा। तो इस तरीके से मान लो कि ये क्षेत्र क्या हो गया, डिवाइड हो गया, है ना, ये डिवाइड हो गया। अब मान लो कि ये इस रीजन का क्या है, कैपिटल है, राजधानी है। कोई भी, जैसे हमारा भी भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली है ना। तो इसी तरीके से मान लो कि ये कैपिटल है, राजधानी है इस बड़े से क्षेत्र की। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो राजा बैठ जाएगा, है ना, यहाँ पे जो किंग होगा वो होगा। ओके, बाकी जो क्षेत्र होंगे, ओके, बाकी जो क्षेत्र होंगे इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे प्रोविंस, है ना, प्रोविंस, या फिर आप इसको क्या कह लो, प्रांत या फिर सूबा, है ना, प्रांत या फिर सूबा। ओके, तो देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि मान लीजिए किसी राजा ने एक क्षेत्र को जीता, बड़े से क्षेत्र को, क्या उसके लिए रूल करना इजी होगा, नहीं। तो उसने क्या किया, इन सबको डिवाइड कर दिया और उन सारे जो पार्ट्स है छोटे छोटे 1 2 3 4 जो आप 1 to 9 देख रहे हैं, उन सबको हम क्या कहेंगे, प्रोविंस कहेंगे, प्रांत कहेंगे, सूबा कहेंगे। ओके, अब क्या करेगा कि अपनी सहूलियत के लिए अब सारे जगह पे तो ये जाके रूल कर नहीं पाएगा, भले राजा तो होगा, लेकिन इन सारे प्रोविंसेस में ये क्या करेगा, अपॉइंटमेंट करेगा, ताकि हर प्रोविंस को, है ना, कोई देखने वाला हो, वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को चलाने वाला हो। ओके, तो क्या करेगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे चलाने के लिए आप ये समझ लो कि 2 तरीके से यहाँ पे रूल होगा, है ना। एक
एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, एक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि यहाँ आपके प्रशासन को देखने के लिए, है ना, लॉ एंड ऑर्डर जिसको आप बोल सकते हो, और एक फाइनेंस जिसको कि आप वित्त बोल सकते हो, है ना, जो पैसे का लेन देन होगा उसको। तो उस समय क्या हुआ करता था कि इस तरीके से जो प्रोविंस है उसको दो तरीके से देखा करते थे सब, है ना, एक एडमिनिस्ट्रेशन और एक फाइनेंस, है ना। और जो एडमिनिस्ट्रेशन को देखते थे, है ना, जो एडमिनिस्ट्रेशन को देखते थे वो क्या कहलाते थे, वो सूबेदार कहलाते थे, है ना, सूबेदार, ओके। और जो फाइनेंस को देखते थे वो दीवान कहलाते थे। मतलब जो सूबेदार होते थे वो यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर, है ना, यहाँ पे क्या बनना चाहिए क्या नहीं बनना चाहिए, उनको बस पैसे वगैरह अलॉट कर दिए जाते थे और इस तरीके से वहाँ पे ये सारी चीज़ रेख देख करते थे। लेकिन यही दीवान का क्या काम होता था, जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट इनके अंडर में होता था, कि कितनी टैक्स के कलेक्शन हो रहे हैं, कितना यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है ना, ये सारी जो पैसे का लेन देन होता था, ये सारी चीज़ें कौन देखते थे, दीवान देखा करते थे। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बस आप इसी तरीके से समझ लो कि अब औरंगजेब है यहाँ पे, ओके। ये मान लो कि औरंगजेब है ना, औरंगजेब है। अब देखिए औरंगजेब के टाइम पे क्या था, औरंगजेब के टाइम पे भी सेम ही होगा, है ना। यहां पर भी इसने क्या किया था, एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस, दो डिपार्टमेंट्स थे इसके सारे प्रोविंसेस में। अब देखिए हम बंगाल की बात कर रहे हैं, तो बंगाल वाले रीजन में क्या हो रहा था कि जो प्रशासन का व्यवस्था था, ठीक है, जो प्रशासन की व्यवस्था था उसको सूबेदार देख रहा था और जो फाइनेंस की व्यवस्था थी उसको दीवान देख रहा था, है ना। और जो सूबेदार था, है ना, जो सूबेदार था वो कौन था, वो था यहाँ पे, वो था यहाँ पे अजीमू शान, है ना, अजीमू शान, ओके। और जो यहाँ पे दीवान था वो कौन था, वो था मुर्शीद कुली खान, है ना, मुर्शीद कुली खान, ओके। तो देखिए जो प्रशासन वाला व्यवस्था था, है ना, उसको कौन देख रहा था, उसको अजीमो शान देख रहा था बंगाल वाले रीजन में। ये आप यहाँ देख लो, ये बंगाल वाला क्षेत्र है, ओके। तो बंगाल वाले क्षेत्र में जो एडमिनिस्ट्रेशन का, जो प्रशासन की व्यवस्था थी उसको अजीमो शान देख रहा था और जो फाइनेंस वाला पार्ट था उसको कौन देख रहा था, मुर्शीद कुली खान देख रहा था, ठीक है। और जो औरंगजेब का शासनकाल था वो आप सोच लो कि 1658 से 1707 तक चला था, ठीक है। तो इस तरीके से व्यवस्था हो रही थी। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, उसके बाद कोई दूसरा बादशाह आता है, ठीक है। लेकिन 1717 में, है ना, 1717 में कौन बन जाता है बादशाह मुगलों का, फर्रुखशियर, है ना, फर्रुखशियर बन जाता है। और फर्रुखशियर जब आता है तो इसने क्या किया कि यहाँ का जो सूबेदार था, ठीक है, यहाँ का जो सूबेदार था वो किसको बना देता है, वो बना देता है मुर्शीद कुली खान को, है ना, मुर्शीद कुली खान को ये क्या बना देता है, सूबेदार बना देता है, ओके। ये क्या बन गया, अब सूबेदार बन गया। कहाँ का, बंगाल का। पहले कौन था सूबेदार, पहले अजीमो शान था और मुर्शीद कुली खान क्या था, मुर्शीद कुली खान जो था वो था दीवान। अब जो है वो फर्रुखशियर के आते हैं, इसने क्या बना दिया, मुर्शीद कुली खान को सूबेदार बना दिया, ठीक है। अब देखिए मैंने बोला आपको कि औरंगजेब के लास्ट टाइम, मतलब औरंगजेब के जब आखिरी समय था उस समय तक आप समझ लो कि जो मुगल का वहाँ पे शासन था वो धीरे धीरे वीक हो चुका था। और जब फर्रुखशियर का टाइम था तो ये क्या था, ये एक वीक शासक था, है ना, ये एक कमजोर राजा था। अब फर्रुखशियर को भी ये बात पता थी कि चलो अब तो यहाँ पे क्या है, शासन कमजोर है ना, ये क्या है, वीक राजा है ना, वीक किंग है। तो मुर्शीद कुली खान जो है वो क्या, फर्रुखशियर को कमजोर राजा समझ रहा था, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला कि धीरे धीरे क्या हो गई, शासन कमजोर होती चली गई थी। और ऑब्वियसली जो भी उसके प्रोविंस के अंडर होगा उसको तो ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो इसने क्या किया कि अपने आप को यहाँ से क्या किया, सोचा कि क्यों ना मैं अपने आप को स्वतंत्र कर लूँ, इंडिपेंडेंट कर लूँ, है ना। लेकिन पार्शियली स्वतंत्र किया था इसने, क्योंकि देखिए शुरुआत में अचानक से तो कोई एक अचानक से नहीं, ऐसा तो नहीं होता है ना कि अपने आप को स्वतंत्र कर ले पूरी तरीके से। तो इसने पार्शियली इंडिपेंडेंट किया। और क्या किया इसने, क्या बोला इसने कि ठीक है चलो लॉ एंड ऑर्डर को हम खुद अपना चलाएंगे, है ना, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को हम, तुम्हारी लॉ एंड ऑर्डर को हम फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन
जो टैक्स वगैरह होगी, है ना, जो टैक्सेस होंगी, जो रेवेन्यू यहाँ से हम जनरेट करेंगे वो हम तुम्हें पे कर देंगे, है ना। जो हम पहले दिया करते थे वो तुम्हें हम देंगे, जो टैक्सेस रेवेन्यू वगैरह जनरेट होगी, लेकिन अब जो प्रशासन वाली चीज़ें होंगी वो हम अपने हाथ में रखेंगे, हम खुद चलाएंगे। और इस तरीके से जो मुर्शीद कुली खान था वो क्या हो गया, सूबेदार तो था ही, अपने आप को इसने नवाब डिक्लेयर कर लिया, है ना, बंगाल का नवाब डिक्लेयर कर लिया। और इस तरीके से नवाब यहाँ से क्या आई, पिक्चर में आई, है ना। नवाब का जो पोस्ट था वो पिक्चर में आया कि जो सूबेदार था वो क्या बन गया, नवाब बन गया, और किस तरीके से इसने अपने आप को इंडिपेंडेंट करके, है ना। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। तो चलिए हम अपने बैक टू स्लाइड में आ जाते हैं। तो देखिए हम क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे कि किस तरीके से औरंगजेब के टाइम पे क्या हुआ, अजीमो शान, है ना, और मुर्शीद कुली खान था। अब फर्रुख शेर ने क्या कर दिया, मुर्शीद कुली खान को बना दिया, क्या बना दिया, सूबेदार बना दिया, है ना, किसको, मुर्शीद कुली खान को, ओके। और किस तरीके से फिर मुर्शीद कुली खान ने क्या किया, अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया, स्वतंत्र कर लिया पार्शियली, और नवाब घोषित कर लिया। और इस तरीके से अब मुर्शीद कुली खान क्या बन गया, लास्ट सूबेदार था ये बंगाल का। बिल्कुल कह सकते हो कि यही लास्ट आखिरी सूबेदार रहा, क्योंकि उसके बाद अब जो भी पोस्ट जो भी बनेंगे वो क्या बनेंगे, ऑब्वियसली नवाब ही बनेंगे। तो ये फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल बन जाता है, ओके। तो ये जरूर पूछ लिया जाता है आपसे कि कौन सा वो था सूबेदार जो कि अपने आप को नवाब जिसने डिक्लेयर कर लिया था, वो कौन था, मुर्शीद कुली खान। और यही लास्ट सूबेदार और पहला बंगाल का नवाब बनता है, ओके। लेकिन इसने जो है वो पार्शियली तरीके से किया था, लॉ एंड ऑर्डर को तो हम खुद का चलाएंगे, लेकिन रेवेन्यू वगैरह तुम्हें पे करेंगे, ओके। और यहाँ से जो पोस्ट थी नवाब की वो भी क्या बन जाती है, वंशानुगत बन जाती है, ओके, यानी कि हेरिडिटरी। अभी तक जो है वो जो राजा अपॉइंट करता था वही होता था, लेकिन अब जो है वो मुर्शीद कुली खान के जो वंश के लोग थे, इनका बेटा पोता नाती जो भी होगा, वही अब क्या बन रहा था, नवाब बनेगा आगे चल के, ओके। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए एक टाइमलाइन आप देख लो कि किस तरीके से अब अगला नवाब कौन कौन बनेगा, ठीक है। ये मैंने एक टाइमलाइन के थ्रू आप सबको समझाने की कोशिश की है। तो देखिए सबसे पहला जो है मुर्शीद कुली खान वो नवाब बनेगा। आप सबको यहाँ पता चल ही गया कि ये क्या है, ये लास्ट सूबेदार, है ना, और फर्स्ट नवाब बनेगा, ओके, फर्स्ट नवाब बनेगा। उसके बाद देखिए आता है सरफराज, जो कि इसी का बेटा होता है मुर्शीद कुली खान का, ठीक है। देखिए इसके बारे में ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ खास, देखिए इतिहास में उसी को याद रखा जाता है ना जब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ उससे जुड़ी हुई होती है। तो बहुत ज़्यादा हम सरफराज खान के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही जानना है आप सबको इसमें कि अली वर्दी के साथ इसकी बस एक युद्ध होती है, ओके। तो वो हम आगे देखेंगे। फिर उसके बाद सरफराज को हराने के बाद अली वर्दी खान जो है वो गद्दी पे बैठता है और अगला नवाब अली वर्दी खान बनता है। फिर सिराजुद्दौला, ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में। तो सिराजुद्दौला जो था उसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, इसको आप जरूर याद रखना। फिर अगला नवाब बनता है मीर जाफर और फिर मीर कासिम, है ना। मीर कासिम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके टाइम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल थे जो आपको याद करने पड़ेंगे, ओके। तो इस तरीके से हम एक एक करके सारे नवाबों के बारे में देखेंगे, ओके। तो देखिए पहला नवाब को हमने अच्छे से अभी देख लिया, कौन था, मुर्शीद कुली खान था, ओके। मुर्शीद कुली खान था, जिसका टाइम पीरियड 1717 से 1727 तक चला था। याद होगा आपको 1717 में ही क्या हुआ था, ये अपने आप को नवाब बना लिया था फर्रुख शेर वाले टाइम पे ही, ओके। तो देखिए ये लास्ट सूबेदार था बंगाल का और फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल था। और मैंने आपको अभी तुरंत बताया कि यहाँ से जो है वो नवाब का पोस्ट क्या हो गया था, हेरिडिटरी हो गया था, वंशानुगत हो गया था। देखिए इसने सबसे पहला काम क्या किया कि अपनी जो राजधानी थी ना इसकी, उसको इसने क्या किया, अपनी राजधानी को ढाका टू मुर्शिदाबाद कर लिया। क्या किया, ढाका से मुर्शिदाबाद शिफ्ट कर लिया। देखिए आपको इसको याद करने में बहुत आसानी होगी, आप मुर्शीद से याद कर लो कि इसका नाम क्या था, मुर्शीद कुली खान, है ना। तो मुर्शीद से क्या, मुर्शिदाबाद। तो इसने जो है अपनी राजधानी को ढाका टू मुर्शिदाबाद क्या कर लिया, ट्रांसफर कर लिया। तो बस मुर्शीद कुली खान में आपको इतना ही याद रखना है, लास्ट सूबेदार, पहला नवाब, और इसने जो राजधानी को ट्रांसफर किया कहाँ, ढाका टू मुर्शिदाबाद। देखिए मैं बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ, तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से याद हो गई होंगी बार बार, तो बस इतना ही याद रखो। अब देखिए जैसा कि मैंने बताया कि अगला जो कौन था यहाँ पे, सरफराज, है ना। तो सरफराज के बारे में ज़्यादा डिटेल हम नहीं जान रहे हैं, बस अली वर्दी खान के अंडर में ही जान ले रहे हैं। तो देखिए जो अली वर्दी खान का टाइम पीरियड था वो 1740 से 56 तक चला था। और देखिए अली वर्दी खान नवाब कैसे बनता है सरफराज के बाद, इसकी जो है वो युद्ध हो जाती है ना। कौन सी युद्ध, बैटल ऑफ गिरिया। बैटल ऑफ गिरिया कब होती है, 1740 में।
किसके किसके साथ? सरफराज और अलीवर्दी खान के साथ में। ओके, और इसमें जो है वो अलीवर्दी खान की क्या हो जाती है? जीत हो जाती है और सरफराज की हार हो जाती है। ओके, तो देखिए बैटल ऑफ गिरिया में बस इतना ही पूछा जाएगा। कब हुआ था? 1740 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ? सरफराज और अलीवर्दी खान के बीच में। देखिए ये जो छोटे छोटे से वॉर है ना, जो बिटवीन द लाइंस, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना जरूरी होता है। जैसे कि मान लो आप बैटल ऑफ बेदरा मैंने अभी डिस्कस किया था, किसके किसके बीच हुई थी? डच और ब्रिटिशर्स के बीच में। कब हुई थी? 1759 में, है ना। तो ये आपको याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ना बिटवीन द लाइन से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए बैटल ऑफ पानीपत, ये सब फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सब आपको मुंह पे याद होगा, आप याद रख पाते हो। लेकिन ये छोटे छोटे जो युद्ध होते हैं ना, यही आपसे पूछ लिए जाते हैं, आप उसी में फंस जाते हो। तो आप जरूर इसको याद कर लेना। ओके, तो बैटल ऑफ गिरिया 1740, सरफराज और अलीवर्दी खान के बीच में। अब देखिए अलीवर्दी खान यहाँ से क्या बन गया? नवाब बन गया 1740 में। अब इसने क्या किया कि यहाँ से इसने अपने आप को सबसे बड़ा काम किया कि फुल्ली इंडिपेंडेंट कर लिया, है ना, पूरी तरीके से स्वतंत्र कर लिया। कैसे कर लिया? अब तक क्या हो रहा था? ये लोग क्या कर रहे थे? जो टैक्सेस वगैरह, जो रेवेन्यू वगैरह जनरेट कर रही थी बंगाल, वो तो पे कर रहे थे ना मुगल्स को, बस लॉ एंड ऑर्डर ही तो अपना फॉलो कर रहे थे। अलीवर्दी खान ने बोला कि मैं अब जो टैक्सेस रेवेन्यू वगैरह होती है वो भी तुम्हें पे नहीं करूँगा, ठीक है, अब वो भी मैं तुम्हें नहीं दूंगा, मतलब मुगलों को नहीं दूंगा। अब ये अपने अंडर में ही रखेंगे और अपना जो लॉ एंड ऑर्डर था वो तो वो देख ही रहे थे। तो इसने क्या किया कि मुगलों को राजस्व देने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया, है ना, डिनाइड टू गिव रेवेन्यू टू मुगल्स। ओके, और इसने एक चीज़, एक स्टेटमेंट दिया, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जिसको आप बिल्कुल याद रखना। ओके, कि इसने जो है वो अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की, है ना, कंपेयर्ड ब्रिटिशर्स टू बी हाइव। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको आप जरूर याद रखना कि किस जो है वो बंगाल के नवाब ने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की थी। तो वो कौन था नवाब? वो था अलीवर्दी खान। ओके, चलिए हम अगले नवाब की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब जो हमारा अगला नवाब था वो कौन था? सिराज उद दौला। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका नाम आप बिल्कुल याद रखना। ओके, देखिए जैसे ही सिराज उद दौला का नाम आएगा तो आपको 3 इंसिडेंट इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहला तो ये बहुत ही कम टाइम के लिए रहा था, 1756 से 1757, बस इतने ही टाइम पीरियड के लिए ये क्या बना? नवाब बना। अब इसके आते ही आप 3 इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स याद रखना। सबसे पहला ब्लैक होल की घटना है ना, इंसिडेंट्स ऑफ ब्लैक होल। दूसरा अलीनगर की संधि, ट्रीटी ऑफ अलीनगर। और तीसरा बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध। सिराज उद दौला का नाम आए, आप 3 आपके दिमाग में ये तीनों इंसिडेंट याद आने चाहिए, ब्लैक होल की घटना, अलीनगर की संधि और प्लासी का युद्ध। ओके, ये तीनों इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं। अब देखिए उस समय क्या चल रहा था जब सिराज उद दौला नवाब बनता है ना, जब सिराज उद दौला नवाब बनता है तो ये बहुत ही कम उम्र का था, महज 21-22 साल का ये लड़का था, ठीक है। तो देखिए इसके बहुत सारे दुश्मन थे, बाकी और भी इसके कई कारण थे कि इसके जो इसका राज था इसके अंदर इसके बहुत सारे दुश्मन थे। जो इसका खुद का ससुर था वो क्या था? वो चाहता था कि मैं नवाब बनूं, और ये इसका सेनापति था जो कि आगे आप पढ़ोगे मीर जाफर, है ना। ये बहुत ज़्यादा मतलब वो ओल्ड एज का था और वो चाहता था कि मैं नवाब बनूं। और भी घसीटी बेगम, ओमीचंद, बहुत सारे लोग थे इसके दरबार में जो कि क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि ये पोस्ट मेरी हो जाए, है ना। तो सब इसके दुश्मन थे। चलो ये था। और इस समय क्या हो रहा था? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, इस समय शुरुआत हो गई थी 7 ईयर वॉर की, है ना, 7 ईयर वॉर की। कहाँ पे? यूरोप वाले रीजन में। कहाँ पे? यूरोप वाले रीजन में। जिससे क्या होता है आपको पता है कि थर्ड कार्नेटिक वॉर शुरू हो जाएगा, है ना। तो देखिए 7 ईयर वॉर में आपको मैंने बताया था उस समय कि क्या हुआ था, ये चीज़ यूरोप में शुरू हुई थी और फ्रेंच और ब्रिटिशर्स क्या हुए थे? आपस में वहाँ पे लड़ना शुरू हो गया था उनके बीच में। तो मैंने बताया था कि उसका इम्पैक्ट भारत में भी देखने को मिला था। तो क्या होगा? भारत में भी आएगा और यहाँ पर भी जो ब्रिटिशर्स हैं, है ना, और फ्रेंच के बीच में लड़ाई होगी ही होगी। तो इनकी भनक तो पहले से थी ही नहीं कि अगर वहाँ पे लड़ाई शुरू होगी तो हम जहाँ जहाँ इनकी कॉलोनीज थी ये लोग लड़ना शुरू कर देते थे। तो ब्रिटिशर्स और फ्रेंच क्या करेंगे? भारत में भी लड़ेंगे। तो इसलिए इन्होंने क्या किया? देखिए सेकेंड कार्नेटिक वॉर के बाद से क्या हुआ था? फ्रेंच जो है वो भारत के अंदर, मैं यूरोप की बात नहीं कर रही हूँ, भारत के अंदर क्या हो गए थे? कमजोर हो गए थे, है ना। इनकी बहुत सारी फैक्ट्रीज वगैरह भी धीरे धीरे छिन गई थी और जो ड्यूप्ले था उसको भी भारत से क्या कर लिया गया था? बुला लिया गया था यूरोप में। तो अब क्या हो रहा था कि ब्रिटिशर्स भारी पड़ रहे थे और फ्रेंच धीरे धीरे भारत में कमजोर हो गई थी। तो अब इन्होंने अपने बचाव के लिए क्या किया? एक दूसरे से बचाव के लिए कि इन्होंने किलाबंदी शुरू कर दी थी, है ना,
फोर्टिफिकेशन शुरू कर दी थी। ओके, फोर्टिफिकेशन मतलब कि किलाबंदी शुरू कर दी थी। और इसलिए जो फोर्ट विलियम था जो कि कलकत्ता में, वहाँ की किलाबंदी अंग्रेज शुरू कर देते हैं, और चंद्रनगर का जो इनका किला था फ्रेंच का, उसको जो है उसकी घेराव कौन करने लग जाते हैं? फ्रेंच करने लग जाते हैं। ओके, और इस तरीके से ये सारा चीज़ तो बंगाल वाले रीजन में ही हो रहा था और सिराज के बिना परमिशन के हो रहा था। इसलिए सिराज को आ जाता है गुस्सा, है ना, सिराजुद्दौला को। और सिराजुद्दौला ने जो है अपनी सेना को वहाँ भेजता है और बोलता है कि आप इस कंस्ट्रक्शन को रोको, है ना, यहाँ पे कोई भी फोर्टिफिकेशन का काम नहीं होगा। लेकिन देखिए, फ्रेंच तो अभी कमज़ोर हो गई थी, तो फ्रेंच जो है वो बहुत ही आसानी से इसकी बात को मान लेते हैं। लेकिन जो अंग्रेज होते हैं वो क्या करते हैं? उसकी बात को, उसकी परमिशन को मानने से डिनाई कर देते हैं, है ना। तो क्या हुआ कि किलाबंदी को करने से ये क्या करेंगे? डिनाई कर देते हैं अंग्रेज। अब फिर सिराज को आ जाता है गुस्सा। उसने क्या किया कि यहाँ पे अंग्रेजों को इस चीज़ के लिए क्या करते हैं? पनिश करते हैं, है ना, उसको दंड देते हैं। तो देखिए, सिराज ने कलकत्ता में सेना भेजी और बिना अनुमति के किलाबंदी करने के लिए क्या किया? अंग्रेजों को दंडित किया। और वही दंडित क्या हुआ? इसी की वजह से जो इंसिडेंस ऑफ ब्लैक होल हो जाता है ना, ब्लैक होल की घटना हो जाती है। तो आप याद रखना कि इसी मतलब ये कहानी थी कि क्यों, आखिर इसकी शुरुआत आखिर हुई क्यों थी, आखिर ब्लैक होल, बहुत सुनोगे आप ब्लैक होल, तो आखिर ब्लैक होल की घटना के होने के पीछे की वजह क्या थी। ठीक है, अब इसका डेट याद करेंगे कि ब्लैक होल आखिर हुआ कब था। ओके, तो ब्लैक होल जो था, ब्लैक होल की जो घटना थी वो 20 जून 1756 को हुआ था, है ना, 20 जून 1756 को हुआ था। देखिए, इस घटना में ज़्यादा कुछ नहीं था। इसमें हुआ ये था कि ऐसा बोला जाता है कि एक छोटे से कमरे में 146 अंग्रेज को बंद कर दिया गया था और उसके खिड़की दरवाजे सब कुछ बंद थे। ठीक है, और इसमें सांस घुटने की वजह से 146 अंग्रेजों में से बस 23 अंग्रेज ही बचते हैं। ठीक है, 23 अंग्रेज ही बचते हैं 146 अंग्रेजों में से। बाकी 123 की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जब सुबह कमरा खोला जाता है तो उसमें 123 अंग्रेज की मृत्यु हो चुकी थी और बस 23 अंग्रेज ही बचे थे। ये किसका कहना था? ये अकॉर्डिंग टू जेजेड हॉलवेल, ठीक है, जो कि एक ब्लैक होल घटना का क्या था? सर्वाइवर था। ओके, ये क्या था? उस समय का सर्वाइवर था। तो इसके अकॉर्डिंग, इस जेजेड हॉलवेल के अकॉर्डिंग ये बोला गया था कि 146 में से बस 123 मर जाते हैं और बस 23 ही बचते हैं। ठीक है, तो जो जेजेड हॉलवेल था वो भी इस कमरे के अंदर बंद था और इसने ही ये स्टेटमेंट दिया था। ओके, और ये जाके क्या करता है, जो ब्रिटेन है वहाँ पे इस बात को बता देता है कि ऐसा ऐसा हमारे साथ किया गया था। ठीक है, अब देखिए, क्या इसका बदला जो है वो अंग्रेज नहीं लेंगे? बिल्कुल लेंगे। वहाँ पे इस बात की होड़ मच जाती है, पूरा हल्ला हो जाता है कि हमारे इतने अंग्रेज लोग, और उसमें औरतें भी होती हैं, शायद बच्चे भी होते हैं, तो इतने लोगों को, मासूम लोगों को मार दिया गया है वहाँ पे, वहाँ के जो नवाब थे उनके द्वारा, है ना। तो इस चीज़ का बदला लेने तो वो आएंगे। तो देखिए, इसका बदला लेने के लिए अब वहाँ से किसको भेजा जाता है ना, EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से भेजा जाता है लेफ्टिनेंट गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव को, है ना, रॉबर्ट क्लाइव को और वॉटसन को। देखिए, वॉटसन का नाम लोग अक्सर याद नहीं रखते हैं, तो आप इन दोनों का नाम याद रखना, रॉबर्ट क्लाइव और वॉटसन, इन दोनों को भेजा जाता है। और इसके बाद क्या होता है? एक संधि होती है, जो कि कौन सी संधि होती है? अलीनगर की संधि होगी, है ना। तो पहला इंसिडेंस आपका हो गया ब्लैक होल की घटना, और अब दूसरा जो होगा वो क्या होगा? वो होगा अलीनगर की संधि। ओके, तो देखिए, अब हम बात करते हैं ट्रीटी ऑफ अलीनगर की, यानी कि अलीनगर की संधि की, जो कि कब हुआ था? फरवरी 1757 में। देखो, आपको इसका डेट याद रखना है। 1757 में कौन सी घटना हो गई थी? ट्रीटी अलीनगर की संधि हो गई थी। देखिए, जो ब्लैक होल की घटना थी वो कब घटी थी? वो घटी थी 20 जून 1756 को, और बस उसी के अगले साल, नेक्स्ट ईयर, फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि हो जाएगी। और इस संधि को करने के लिए कौन आते हैं? ब्रिटेन से, लंदन से, वो आते हैं रॉबर्ट क्लाइव और वॉटसन, है ना। दो ऑफिसर्स आते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव एंड वॉटसन। वॉटसन का नाम भी आपको याद रखना है। अब इनका ये कहना था कि सिराजुद्दौला के साथ इनकी संधि होती है, और उनका ये कहना था कि फोर्ट विलियम के चारों तरफ हम क्या करेंगे? किलाबंदी करेंगे, और तुम्हें इसकी परमिशन देनी होगी। ओके, तो जो फोर्ट विलियम ये बना रहे थे, मैंने जैसा आपको बताया था अभी कि जो ब्लैक होल की घटना थी इसकी शुरुआत ही इसी वजह से हुई थी कि ये लोग क्या करने लगे थे? फोर्टिफिकेशन करने लगे थे, और इस चीज़ को सिराज बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं था। तो बस इसीलिए इन्होंने बोला कि हम फोर्ट विलियम के चारों तरफ क्या करेंगे? किलाबंदी करेंगे, और एक चीज़ करेंगे कि हम बंगाल के अंदर क्या करेंगे? कर मुक्त व्यापार करेंगे, टैक्स फ्री ट्रेड करेंगे। देखिए, आप किसी भी एरिया में जाकर व्यापार करोगे, ट्रेड करोगे, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ता है? टैक्स पे करना पड़ता है ना, कर
पे करना पड़ता है, क्योंकि आप किसी दूसरे के एरिया में जाके क्या कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो। तो इस वजह से जो रॉबर्ट क्लाइव था उनका संधि में ये डिमांड था कि अब हम यहाँ पे करमुक्त व्यापार भी करेंगे। तो आप समझ रहे हो कि कितनी बड़ी बात इसने कह दी। अब इस वजह से क्या होगा, सिराजुद्दौला को क्या होगा, गुस्सा तो आएगा ही। संधि तो उसने कर ली, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव को ये बात पता थी कि ये क्या करेगा, पलटवार ये जरूर करेगा यहाँ पे सिराजुद्दौला। और इस चीज़ के लिए रॉबर्ट क्लाइव जो था वो बहुत चालाक था, इसने पहले से ही इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। क्योंकि देखिए धीरे धीरे इसने पता लगाना शुरू कर दिया था कि सिराजुद्दौला के राज में ही उसके दुश्मन बैठे हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि मीर जाफ़र है ना, मीर जाफ़र कौन था, इसका पोस्ट जो था वो मीर बख्शी का था। मीर बख्शी मतलब होता है मिलिट्री कमांडर, है ना, मिलिट्री कमांडर यानी कि सेनापति। सेनापति तो जो सिराजुद्दौला था उसकी सेना का ये सेनापति था। और मैंने बताया था कि इसका ससुर भी था। तो ये ओल्ड एज था, ज़्यादा उम्र थी इसकी, 60-65 साल का ये आदमी था। तो इसकी बहुत इच्छा थी कि ये नवाब बने, और इस चीज़ को रॉबर्ट क्लाइव ने भांप लिया था। तो इसलिए इसने इसको क्या कर दिया, लालच देना शुरू कर दिया, किसी तरीके से चाहा कि ये मेरे तरफ आ जाए। ठीक है, तो मीर जाफ़र को इसने क्या कर लिया, अपने तरफ ले लिया। फिर घसीटी बेगम जो थी वो एक आंट थी, है ना, आंट थी इसकी सिराजुद्दौला की, उसको भी इसने अपने षड्यंत्र में शामिल करना शुरू कर दिया। और भी बहुत सारे लोग थे, जैसे कि अमीर चंद थे, राय दुर्लभ थे, जगत सेठ ये एक बैंकर था। ठीक है, फिर मानिक चंद जो था वो एक ऑफिसर था, है ना, कलकत्ता का एक ऑफिसर था। तो धीरे धीरे करके और भी बहुत सारे लोग थे, धीरे धीरे करके इन सारे लोगों को क्या किया, इसने अपने षड्यंत्र में शामिल करना शुरू कर दिया। और आप खुद सोचो ना कि अगर किसी राज्य का सेनापति ही जब पूरी तरीके से चला गया है किसी और के अंडर में, तो आप समझ रहे हो कि किस तरीके से पासा तो पलटना ही है। तो बस जो है रॉबर्ट क्लाइव के साथ इन सारे मतलब इस अंदर ही अंदर क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव ने इन सबको अपने तरफ कर लिया। और अब क्या होगा, इनको तो पता ही था कि सिराजुद्दौला पलटवार करेगा ही, सिराज को इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं था, ये सारी चीज़ें अंडर ही अंडर चल रही थी। अब देखिए अगला क्या होगा, इसी का रिजल्ट आगे होगा, बैटल ऑफ प्लासी यानी कि प्लासी का युद्ध। सबसे पहले याद रखना है कि प्लासी की घटना कब हुई थी, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, ये हुआ था 23 जून 1757 को, यानी कि 23 जून 1757। ओके, देखिए ये डेट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, 23 जून 1757। और बैटल ऑफ प्लासी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बैटल ऑफ प्लासी को आपको एकदम याद रखना है, बाकी सब आप भूल जाओ। लेकिन ये हुई थी कब, 23 जून 1757 को, विथ डेट ये पूछ लिया जाता है ना, डेट भी, साल ही नहीं याद रखना है आपको, उसका डेट भी याद रखना है। तो बैटल ऑफ प्लासी की घटना 23 जून 1757 में हुआ। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था, जितने भी इसके इंपॉर्टेंट लोग थे सबको तो पहले ही अपने तरफ कर लिया था। अब देखिए युद्ध का मैदान है, एक तरफ सिराज और सिराज की सारी सेना है, उसके सारे इंपॉर्टेंट लोग हैं, सेना का सेनापति है, एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव है, ओके, और उसकी सेना है। अब देखिए ये बिल्कुल फिल्मी सीन की तरह हुआ था कि जैसे ही युद्ध शुरू होता है, युद्ध शुरू होने से पहले ही क्या हुआ, जितने भी जो सिराज थे उसकी जो आर्मी थी और उसके जो सेनापति थे, सब क्या हुआ, यहाँ से उठ के सब जो है वो रॉबर्ट क्लाइव की तरफ चले गए। सिराज को तो मतलब विश्वास ही नहीं हुआ कि ये क्या हुआ मेरे साथ, और सब किसके तरफ चलेगा, रॉबर्ट क्लाइव की तरफ। तो इसने तो षड्यंत्र ही रचा था। और इस तरीके से इसका परिणाम क्या हुआ कि रॉबर्ट क्लाइव की यहाँ पे क्या हो गई, जीत हो गई, और सिराजुद्दौला ऑब्वियसली मारा जाएगा, है ना, जब इसके साथ कोई सेना ही नहीं है तो क्या हो गया, ये मारा जाएगा। तो युद्ध में जो है वो सिराजुद्दौला की हार हो जाती है, ये तो मतलब हार क्या, ये तो मारा ही जाएगा, और रॉबर्ट क्लाइव की क्या हो जाएगी, जीत हो जाएगी यहाँ से। अब देखिए लालच में मीर जाफर क्या बन गया, अब यहाँ से ये नवाब बना दिया जाएगा, और मीर जाफर जो है वो क्या बन जाएगा, अब एक पपेट नवाब बनेगा। क्या बनेगा, पपेट नवाब, यानी कि कठपुतली नवाब, यानी कि खुद से तो ये तो लालच में ही नवाब बना था, और खुद के कहने पे तो कुछ था नहीं, मतलब ऐसा नहीं था कि इसने अपने दम पे ये जीत हासिल की थी, किया था इसने षड्यंत्र मिलकर रॉबर्ट क्लाइव के साथ। तो अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो ये कहेंगे वो इसको मानना पड़ेगा, इसलिए ये पहला कठपुतली नवाब बन जाता है। और देखिए इस युद्ध से आपको मतलब आप क्या सोच सकते हो, क्या समझ सकते हो कि ये एक सैन्य जीत नहीं थी, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी की साजिश थी, षड्यंत्र थी, ये एक कूटनीति की युद्ध थी, और कूटनीति की ही जीत हुई थी। क्योंकि देखिए सैन्य जीत में क्या होता, जब एक सेना दूसरी सेना से आसपास में भिड़ते, लड़ाई होते, फिर जीत होती तो समझते, लेकिन ये यहाँ पे तो क्या षड्यंत्र किया गया था, कूटनीति की गई थी। तो इस तरीके से ये सैन्य जीत नहीं थी, बल्कि कैसी जीत थी, साजिश और कूटनीति की जीत थी। ओके, नॉट अ मिलिट्री विक्ट्री बट कॉन्स्पिरेसी एंड डिप्लोमेटिक विक्ट्री ऑफ EIC। ओके, अब देखिए यहाँ से क्या हुआ,
कि यहाँ से बंगाल की लूट शुरू हो गई, क्योंकि देखिए जो नवाब है वही अब इनके अंडर में है, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में है, ये जैसा कहेंगे वो वैसा ही करेगा। तो क्या होगा, यहाँ से बंगाल की लूट शुरू हो जाती है। और क्या होगा, ब्रिटिश गॉट जमींदारी ऑफ 24 परगनाज डिस्ट्रिक्ट, जो ब्रिटिशर्स हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उनको 24 परगना डिस्ट्रिक्ट की क्या मिल जाती है, जमींदारी भी मिल जाती है। ये बहुत ही बड़ा रीजन था, बहुत ही बड़ा एरिया था, और उन सारे एरिया की इनको जमींदारी भी मिल जाती है। ओके, और जो रॉबर्ट क्लाइव था, है ना, जो रॉबर्ट क्लाइव था उसको क्या बना दिया जाता है, गवर्नर बना दिया जाता है। कहाँ का, फोर्ट विलियम का उसको गवर्नर भी बना दिया जाता है। और एक तरीके से कह लो कि ये जो 24 परगना डिस्ट्रिक्ट की जो जमींदारी है वो भी किसको मिलने वाली थी, यहाँ पे तो रॉबर्ट क्लाइव ही था ना, तो रॉबर्ट क्लाइव को ही मिली थी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब जो अगला नवाब कौन बना, मीर जाफर। तो मीर जाफर के बारे में हम क्या बात करेंगे कि ये कैसा नवाब बनेगा, ये पपेट नवाब था, है ना, कठपुतली नवाब था। ओके, अब देखिए लालच में ये नवाब तो बन जाता है, लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये क्या करती है, ये मांग करती है वॉर ऑफ इंडेमनिटी, यानी कि जो युद्ध में इनको क्षति होती है ना, प्लासी के युद्ध में, क्योंकि सेना वगैरह आई थी तो खर्च वगैरह तो होगा ही, तो जो युद्ध में खर्च हुई थी उसके बदले ये वॉर ऑफ इंडेमनिटी मांगते हैं। किससे, मीर जाफर से, जो कि अभी बंगाल का प्रेजेंट नवाब था, कि हमें जो लॉस हुआ है, हमें जो क्षति हुई है उसकी तुम क्षति पूर्ति करोगे, है ना, हानि को पूर्ति करोगे। और उसके बदले में ये लगभग 2 करोड़, वैसे शायद 2.2 करोड़ है, लेकिन लगभग 2 करोड़ आप मान लो, 2 करोड़ रुपया ये मांगते हैं। अब ये कहाँ से देगा, अपने ट्रेजरी में से ही तो देगा, अपने राजकोष में से ही तो देगा, तो ये राजकोष में से देता है। और धीरे धीरे ये और क्या करते हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन्होंने अपना टैक्स देना तो बंद कर ही दिया था, क्योंकि ये तो अलीनगर की संधि में ही इन्होंने बोला था कि हम टैक्स पे नहीं करेंगे, है ना। तो देखिए, एक तो 2 करोड़ रुपया भी निकल गया आपके जो राजकोष है वहां से, प्लस में अब ये टैक्स भी नहीं देंगे, तो जो रेवेन्यू वगैरह जनरेट होगी, जो टैक्स वगैरह था वो कहाँ से, मतलब राजकोष में पैसे आएंगे कहाँ से, टैक्स से ही तो आते हैं। बस जो यहाँ के लोकल जो ट्रेडर्स थे, जो व्यापारी थे, जो इंडियन ट्रेडर्स थे बंगाल के, बस वही लोग तो टैक्स पे करेंगे ना, अदरवाइज ये लोग तो बड़े विस्तार तौर पे कर रहे थे ट्रेड और टैक्स भी नहीं पे कर रहे थे। और क्या कर रहे थे, इनकी मनमानियाँ शुरू हो गई थी। ये क्या कर रहे थे कि अब कोई भी दस्तक वगैरह, बिना दस्तक के ही क्या कर रहे थे, यहाँ से ट्रेड कर रहे थे, सामान वगैरह यहाँ से भेज रहे थे अलग अलग जगहों पे। और जो प्राइवेट एम्प्लॉय थे, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय थे, वो लोग अपना पर्सनल सामान भी जो है वो बहुत ही भेज रहे थे, बहुत ज़्यादा। तो इनकी लूट मच गई थी, मतलब पूरी तरीके से बंगाल को ये लूटने पे लग गए थे। और ये सारी चीज़ें अब मीर जाफर को समझ में आ गई थी कि मैं अब लालच से तो बन गया हूँ, लेकिन मेरा राजकोष अब खाली हो रहा है। और इसलिए इसने क्या किया कि इसने डच को इनवाइट किया, जो दूसरी यूरोपियन कंट्री थी, पता ही है आपको, डच को इसने इनवाइट किया हमला करने के लिए। किस पे, EIC पे, है ना, EIC पे। और ईस्ट इंडिया कंपनी पे हमला करने के लिए इसने डच को बुलाया, और ये हमला कर भी देता है। ठीक है, कौन, डच जो है वो अंग्रेजों पे हमला करता है, लेकिन क्या हो जाता है, इसकी हार हो जाती है। अब जब इसकी हार हो जाती है तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो सोचता है कि अच्छा, एक तो मैंने तुम्हें नवाब भी बनाया और तुम मुझे पे हमला करने के लिए अलग से दूसरी यूरोपियन कंट्री को बुला रहे हो, ठीक है, अब हम तुम्हें नवाब के पोस्ट से हटाते हैं। और इस तरीके से मीर जाफर को यहाँ से EIC ने जो है वो क्या किया, नवाब के पोस्ट से हटा दिया, क्योंकि उससे ये लगा कि इसने क्या किया, डच को बुलाया और मुझ पे ही हमला करवाया, हमने ही तो इसे नवाब बनाया था। तो इसलिए डच को आमंत्रित करने के लिए और षड्यंत्र रचने के लिए EIC ने क्या किया कि उसको गद्दी से हटा दिया, उतार दिया। अब मीर जाफर जब गद्दी से उतर जाता है तो इसका ही सन इन लॉ, है ना, इसका ही दामाद जो है वो कौन होता है, मीर कासिम होता है। अब ये अगला नवाब बन जाता है। ठीक है, मीर कासिम अब अगला नवाब बन जाएगा। देखिए, जब अगला नवाब मीर कासिम बनता है तो शुरुआत में तो ये भी बहुत अच्छे से इसको, ये भी तो समझिए तो एक पपेट नवाब ही था, कठपुतली नवाब था। तो इसे भी शुरुआत में लगता है कि चलो भाई मैं नवाब बन गया, लेकिन धीरे धीरे इसे भी समझ में आने लगता है कि EIC बस हमें लूट रही है, हमारा राजकोष खाली हो रहा है, तो हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। और इसको बहुत ज़्यादा डर हो जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, सबसे पहला काम करता है कि इसने अपनी राजधानी को क्या कर दी, मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। देखिए, मुंगेर वाला जो रीजन है ना, वो बिहार का ही एक जिला है। अभी प्रेजेंट बिहार का मुंगेर जो है वो एक जिला है। ठीक है,
तो इसने सबसे पहले क्या किया कि अपनी राजधानी को शिफ्ट कर ली, कहाँ, मुर्शिदाबाद टू मुंगेर, ताकि इससे ये लग रहा था ना कि मुर्शिदाबाद से मैं दूर आ जाऊंगा मुंगेर की तरफ तो अंग्रेज जो है वो ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं करेंगे। तो देखिए जहाँ राजधानी होती है वहाँ उस रीजन का जो राजा होता है या नवाब होता है वो उसी वाले जगह पर रुकता है, और बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी, हर किसी काम के लिए जो है वो नवाब के दरबार में ये पहुँच जाया करते थे। तो इसलिए जो है वो इसने अपनी राजधानी को क्या कर लिया, स्थानांतरित कर लिया और उसको कहाँ कर दिया, मुंगेर कर दिया। लेकिन अंग्रेज रुकने वाले नहीं थे, ये वहाँ भी पहुँच रहे थे। और इसने क्या किया, एक काम कि इसने जो है वो यहाँ के जो लोकल ट्रेडर्स थे, है ना, बंगाल के, उनके ऊपर से क्या किया कि ड्यूटीज़ को यानी कि शुल्क को हटा दिया। जो टैक्स यहाँ के ट्रेडर्स पे कर रहे थे उन सारी ड्यूटीज़ को, शुल्क को ये इसने हटा दिया। देखिए अभी तक क्या हो रहा था, अंग्रेज भी तो टैक्स नहीं पे कर रहे थे, अलीनगर की संधि के बाद वो भी टैक्स नहीं दे रहे थे, 0% टैक्स पे कर रहे थे। तो मीर कासिम ने सोचा कि अब जो यहाँ के ट्रेडर्स होंगे वो भी अब टैक्स नहीं पे करेंगे, ठीक है, तो भारतीय व्यापारी भी अब टैक्स पे नहीं करेंगे। अब इससे क्या हुआ कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी के बराबर भी आ गए, है ना, क्योंकि वो भी टैक्स पे नहीं कर रहे थे, ये भी टैक्स पे नहीं कर रहे थे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी सोच रहे थे कि अच्छा मतलब तुम इसको भी मेरे बराबर में ला रहे हो तो ये सही नहीं है, और ईस्ट इंडिया कंपनी इसका विरोध करने लग जाते हैं, ठीक है, और इस पर प्रेशराइज इसको करने लग जाते हैं कि ऐसा नहीं करना है, तुम इस चीज़ को हटाओ, वो टैक्स पे करेंगे। ओके, तो क्या होता है, अब मीर कासिम के ऊपर प्रेशर बढ़ने लग जाता है। ओके, तो देखिए मीर कासिम क्या होता था, क्या चाहता था, वो स्वतंत्र होना चाहता था, वो उनकी बात को नहीं मानना चाहता था, प्लस में वो अब उसका कंपनी का कठपुतली नवाब भी बनना नहीं चाहता था, मतलब उनके अकॉर्डिंग ये कहना उनका नहीं मानना चाह रहा था। इसलिए उसने क्या किया, वो अवध भाग गया। कहाँ भाग गया, अवध भाग गया, है ना, फ्लेड टू अवध। अब देखिए जब ये अवध भाग जाता है तो इसके बाद क्या होता है कि मीर जाफर अब अगला नवाब बन जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है, मीर जाफर अब अगला नवाब बना दिया जाएगा। देखिए क्योंकि इसके भाग जाने से क्या होगा, नवाब की पोस्ट तो खाली हो जाएगी, तो अब ये फिर से क्या बन जाएगा, नवाब बन जाएगा, है ना। और अवध में जाकर के अब आगे क्या करता है मीर कासिम, अब हम उसको देख लेते हैं। तो देखिए मीर कासिम जो है वो कहाँ आ गया था, अवध आ गया था। ओके, कहाँ गया था, अवध आ गया था। और इस समय जो है वो अवध का नवाब कौन था, वो था शुजा उद दौला, है ना, कौन था, शुजा उद दौला। ये जो था इस समय क्या था, अवध का नवाब था। ओके, और इसी जगह पे जो मुगल का बादशाह है, मुगल का जो सम्राट है वो कौन है, शाह आलम टू, वो दिल्ली से आकर कहाँ था, वो भी अवध में ही आके बैठा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे शाह आलम भी मिल गया, मुगल का सम्राट, और बंगाल का नवाब मीर कासिम तो वहाँ पहुँच ही गया, ठीक है। अब कुछ टाइम बीतने के बाद मीर कासिम ने जो है वो डिस्कस किया शुजा उद दौला और शाह आलम टू से कि देखिए जो अंग्रेज है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उन्होंने किस तरीके से धीरे धीरे जो है वो बंगाल में इन्होंने क्या किया, व्यापार करते करते टैक्स भी देना बंद कर दिया है, कोई भी ये क्या कर रहे हैं, टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, और इस तरीके से बंगाल के ऊपर इन्होंने अपना क्या कर लिया है, कब्जा शुरू कर लिया है। और अभी तो ये बंगाल में हो रहा है, कहीं धीरे धीरे ये अवध और भी बाकी अलग रीजन्स में हो सकते हैं। तो क्यों ना हम लोग मिल के क्या करें, इनके खिलाफ युद्ध करें और उनको यहाँ से खदेड़ के भगाएं बाहर। देखिए इससे दिक्कत भी हो रही थी कि यहाँ के जो ट्रेडर्स थे उनको भी इनकी वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, है ना, वो भी ढंग से व्यापार नहीं कर पा रहे थे, सारा वर्चस्व इन लोगों ने जमा रखा था, अंग्रेजों ने। तो इस बात को डिस्कस किया है मीर कासिम ने शुजा उद दौला और शाह आलम टू के साथ में, ठीक है। अब ये दोनों भी राजी हो जाते हैं कि हाँ ठीक है हम लोग युद्ध करते हैं, और इन तीनों ने मिलकर क्या किया, एक अपना कंबाइंड फोर्स बनाया है ना, अपना एक संयुक्त बल बनाया, और इन्होंने युद्ध छेड़ दिया किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ में। ओके, और देखिए ये जो सबसे पहले आप याद करिए कि ये जो युद्ध होगा वो कहाँ पे होगा, तो ये वाला जो युद्ध है वो बक्सर में होता है। देखिए बक्सर जो है वो आज के प्रेजेंट बिहार का एक क्या है, जिला है, एक डिस्ट्रिक्ट है। ओके, तो ये जो युद्ध होगा वो कहाँ पे होगा, वो होगा बक्सर वाले रीजन में, है ना, बक्सर वाले रीजन में। और इसका डेट भी आपको याद रखना होगा, ये जो युद्ध होगा वो कब होगा, 22 अक्टूबर 1764, है ना, 22 अक्टूबर 1764 में ये युद्ध होता है ना, कहाँ पे, बक्सर वाले जगह पे। ओके, जो कि अभी बिहार में पड़ता है। और किसके किसके बीच होगा, अंग्रेजों और जो मीर कासिम था, जो शुजा उद दौला था, और शाह आलम टू, इन तीनों की कंबाइंड फोर्स के बीच में। और अंग्रेजों की तरफ से कौन था युद्ध में, हेक्टर मुनरो, जो कि कौन था, ये था मिलिट्री कमांडर, है ना, मिलिट्री कमांडर यानी कि सेनापति, यही जो है वो अंग्रेजों की तरफ से सेना का नेतृत्व कर रहा था। ओके, और देखिए कंबाइंड फोर्स थी इनकी
बंगाल के नवाब की, अवध के नवाब की और मुगल के बादशाह की। और कंबाइंड फोर्स में कुल 40,000 लगभग अप्रॉक्सीमेटली 40,000 सेना थी, है ना, 40,000 आर्मी थी। और ब्रिटिशर्स के तरफ से मात्र 7,000 की आर्मी थी, है ना, लगभग 7,000 आर्मी थी। और फिर भी अंग्रेजों की सेना ने, है ना, अंग्रेजों ने किसको हरा दिया? इनकी कंबाइंड फोर्स को हरा दिया, है ना, 40,000 की सेना को हरा दिया। और इस युद्ध में, बक्सर के युद्ध में किसकी हार हो गई? इन तीनों की कंबाइंड आर्मी की हार हो गई और अंग्रेजों की जीत हो जाती है। तो देखिए, बैटल ऑफ प्लासी में तो सैन्य जीत नहीं थी, उसमें तो षड्यंत्र की जीत थी, लेकिन बैटल ऑफ प्लासी में सच्ची सैन्य की जीत होती है। यहाँ पर इनकी 7,000 सेनाओं ने इनके 40,000 सेनाओं को क्या किया? हरा दिया, है ना। और इस तरीके से बैटल ऑफ बक्सर में ये हार जाते हैं। और हारने के बाद जो मीर कासिम है वो यहाँ से भाग जाता है, ठीक है, भाग जाता है। अब बचते हैं शुजा-उद-दौला और शाह आलम II। और देखिए, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप जो आपको याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो क्या कि इस समय जब युद्ध हो रहा था उस समय बंगाल का नवाब कौन था, है ना। ये पूछ लिया जाता है पेपर में कि युद्ध के समय, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बंगाल का नवाब था मीर कासिम, है ना, मीर कासिम। अभी तक जो है वो बंगाल का नवाब जो है वो मीर कासिम था। बंगाल के इस युद्ध के बाद फिर नवाब बदल दिए जाते हैं। तो मीर कासिम जो था वो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था। फिर ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बंगाल का गवर्नर, क्योंकि देखिए EIC जो है ना वो अपॉइंट करती थी गवर्नर, है ना, जहाँ पे वो ट्रेड किया करती थी। तो बंगाल का जो है वो गवर्नर कौन था उस समय, युद्ध के समय? तो बंगाल का जो गवर्नर था वो था वेंसी टाट, है ना। कौन था? वेंसी टाट। तो इसको भी आप याद रखोगे, इन दोनों स्टेटमेंट को, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है कि गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था बक्सर के युद्ध के समय? वो था वेंसी टाट। और बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो वो था मीर कासिम। बाकी युद्ध का डेट आप याद करना, 22 अक्टूबर 1764। ओके, किसके किसके बीच? हेक्टर मुनरो जो है वो सेना का नेतृत्व कर रहा था ब्रिटिश की तरफ से, और इधर से कंबाइंड फोर्स थी किसकी किसकी? मीर कासिम की, जो कि बंगाल का नवाब था, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला और शाह आलम II मुगलों का बादशाह, ठीक है। और फाइनली हार हो जाएगी इनकी कंबाइंड फोर्सेस की और अंग्रेजों की जीत हो जाती है, ठीक है। अब देखिए, जब भी एक युद्ध हो जाता है और युद्ध में जिसकी जीत हो जाती है तो उसके बाद ये लोग क्या करते थे? संधि किया करते थे। तो अंग्रेजों ने संधि की। और देखिए, हेक्टर मुनरो ने सोचा कि मैं तो एक सेनापति हूं, तो क्यों ना फिर से रॉबर्ट क्लाइव को संधि के लिए बुलाया जाए। अलीनगर की संधि भी आपको याद होगा कि रॉबर्ट क्लाइव ने ही की थी, और वॉटसन भी आया था उस समय। अब इस समय फिर से रॉबर्ट क्लाइव को कहाँ से? ब्रिटेन से बुलाया जाता है भारत में संधि करने के लिए। और ये जो संधि थी लगभग फिर 1 साल बाद होता है। देखिए, ये जो युद्ध था मैंने देखा, मतलब आप सबको मैंने अभी बताया कि 1764 में हुई थी, और संधि करने के लिए इनको कब बुलाया जाता है? 1765 में। तो रॉबर्ट क्लाइव फिर से आता है यहाँ पे संधि करने के लिए, ओके। और ये संधि का नाम था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद की संधि, ठीक है। अब इलाहाबाद की संधि के लिए कौन आ गया? रॉबर्ट क्लाइव आ गया। अब देखिए, यहाँ पे 2 टाइप की ट्रीटी होगी, ओके। एक फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, एक सेकंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, है ना। 2 टाइप की संधि होगी। पहली जो संधि थी वो कब होती है? 12 अगस्त 1765 की, है ना। और जो दूसरी संधि थी वो कब होगी? 16 अगस्त 1765 में, ओके। और देखिए, पहली जो संधि होगी वो किसके किसके बीच होगी? वो होगी आपकी शाह आलम II और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, है ना, बिटवीन शाह आलम II एंड रॉबर्ट क्लाइव, ओके। और देखिए, पहली संधि में क्या होता है कि जो कड़ा और इलाहाबाद वाला क्षेत्र था वो शुजा-उद-दौला से लेकर के किसको दे दिया जाता है? शाह आलम II को दे दिया जाता है, ओके। तो जो इलाहाबाद और कड़ा वाला क्षेत्र था, है ना, इन दोनों क्षेत्रों को लेकर के किसको दे दिया जाएगा? ये दे दिया जाएगा शाह आलम II को। देखिए, जनरली युद्ध के बाद, युद्ध में जिसकी हार होती है ये लोग क्या करते हैं? या तो उसको मार देते हैं, या तो उसको क्या बना लेते हैं? बंदी बना लेते हैं, कैदी बना लेते हैं। लेकिन देखिए, रॉबर्ट क्लाइव ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसने सोचा, मतलब इसने चालाकी की यहाँ पे कि हम क्या करें कि इनसे अपना काम निकलवाते हैं, इसको यहाँ पे बंदी नहीं बनाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा विरोध हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ की जनता बहुत ज़्यादा विरोध करेगी। क्योंकि देखिए, अभी तो बहुत ज़्यादा ये लोग बहुत ज़्यादा अपना वर्चस्व तो नहीं बनाया था इन्होंने तो अभी शुरुआत ही की थी। इसलिए क्या किया था इन्होंने? इनको मारने और बंदी बनाने के बजाय क्या किया था? इनको बस कुछ कुछ क्षेत्र दे दिया कि हाँ, यहाँ पर तुम ये काम करो, ठीक है। तो हालांकि इन्होंने ये भी बोला शाह आलम II को कि आप अब दिल्ली नहीं जाओगे, यहीं पे इलाहाबाद फोर्ट में ही रहोगे, है ना। और यहाँ पे इसीलिए इलाहाबाद और कड़ा वाला क्षेत्र अवध के जो शुजा-उद-दौला थे उनसे लेकर के शाह आलम II को दे दिया गया, ओके। और जो है दीवानी राइट्स बंगाल
बिहार और ओडिशा, इन तीनों जगहों की जो दीवानी राइट्स थी वो भी किसको दे दिया गया, वो भी शाह आलम 2 को दे दिया गया था। ओके, और एक सबसे इंपॉर्टेंट काम किया गया कि ये डिक्लेयर किया गया है ना कि शाह आलम 2 को 26 लाख का क्या दिया जाएगा, पेंशन दिया जाएगा। ओके, क्या दिया जाएगा, 26 लाख का पेंशन दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ से आप ये याद कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पहला पेंशनर है ना, पहला पेंशनर कौन सा मुगल बादशाह बना था, वो कौन था, वो था शाह आलम 2, है ना, शाह आलम 2। ये पहला पेंशनर बनता है अंग्रेजों का, और इसको कितना पेंशन देने की बात की गई थी, घोषणा की गई थी 26 लाख रुपए। ओके, तो हमने फर्स्ट ट्रीटी की बात कर ली। ओके, अब हम सेकंड ट्रीटी की बात करते हैं। देखिए सेकंड ट्रीटी कब हुई, 16 अगस्त 1765। ये किसके किसके बीच हुई, है ना, ये किसके किसके बीच हुई, ये हुई सूजा उद दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। ओके, रॉबर्ट क्लाइव और सूजा उद दौला के बीच में। देखिए इससे क्या हुआ, अवध मतलब इनसे जो है वो करा और इलाहाबाद वाला रीजन लेकर के शाह आलम 2 को दे दिया गया, तो इसने सरेंडर कर दिया करा और इलाहाबाद वाला क्षेत्र मुगल एम्पायर के लिए। और क्या कहा गया इससे कि जो मुगल जो अवध में है वो हम क्या करेंगे, टैक्स फ्री ट्रेड करेंगे, कर मुक्त, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कर मुक्त व्यापार करेंगे। ओके, टैक्स फ्री ट्रेड करेंगे अवध में। और इसने क्या कहा अंग्रेजों ने कि यहाँ पे मतलब जो रॉबर्ट क्लाइव संधि वही कर रहा था, तो और ये क्या कह रहा था कि अवध के खर्चे पे ही, है ना, अवध के खर्चे पे हम क्या करेंगे, अंग्रेजी सेना को रखेंगे। ओके, अवध के खर्चे पे हम अंग्रेजी सेना रहेगी अवध में ही। ओके, और इसने क्या किया कि इनसे जो सूजा उद दौला था नवाब ऑफ अवध, उससे क्या किया कि वॉर ऑफ इंडेमनिटी भी ली, मतलब वॉर में, युद्ध में जो भी मुझे क्षति हुई है वो तो तुम्हारे कारण ही हुई है, क्योंकि तुम्हारे ही रीजन में आके सबने लड़ाई शुरू की, है ना। मीर कासिम तो अवध में ही आया था, शाह आलम 2 भी यहीं बैठा था, तो इसी से जो है वो वॉर ऑफ इंडेमनिटी भी ली गई, लगभग 50 लाख रुपए, है ना, 50 लाख रुपए से जो युद्ध में क्षति हुई थी ईआईसी की, वो भी इसी से इसने वसूला। तो ये सारा चीज हुआ फर्स्ट और सेकंड ट्रीटी में। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये दोनों आई होप कि आपको ट्रीटी याद रहेगी, बैटल ऑफ बक्सर और इलाहाबाद की ट्रीटी। ओके, और डेट आप जरूर याद रखना, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हो गया 22 अक्टूबर 1764, और 65 में ठीक इलाहाबाद की संधि हो गई थी। पहली संधि रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम 2 के बीच में, और दूसरी संधि सूजा उद दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। ओके, अब चलिए, अब क्या होता है, बंगाल में आ जाता है द्वैध शासन। ठीक है, अब देखिए संधि तो हो गई, सब अपना अपना काम कर रहे थे जैसा उसने कहा वैसा। अब डायरकी इन बंगाल होगा। ठीक है, बंगाल में द्वैध शासन। देखिए इसमें क्या होता है कि बंगाल को इन्होंने ईआईसी ने क्या कर दिया, 2 भागों में बांट दिया कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव वाला पार्ट है ना, जो प्रशासनिक वाला पार्ट है, उसको कौन देखेगा, उसको क्या कहते हैं, उसको सबसे पहले आप जान लो कि उसको हम कहते हैं निजामत, है ना, उसको कहते हैं निजामत। और जो फाइनेंस वाला पार्ट है उसको कहते हैं दीवानी, है ना, जो वित्त वाला पार्ट है उसको कहते हैं दीवानी। तो जो फाइनेंस वाला पार्ट है, सॉरी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव वाला पार्ट है उसको कौन देखेगा, उसको नवाब देखेगा, है ना, जो वहाँ का नवाब था बंगाल का वो देखेगा। और जो फाइनेंस वाला पार्ट है, जो दीवानी वाला पार्ट है, उसको अब कौन देखेगी, कंपनी देखेगी, है ना। उस समय कंपनी कौन थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, अंग्रेजों की कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, अब उसको वो देखेगी। तो देखिए इन लोगों ने कितना दिमाग लगाया था यहाँ पे कि क्या करेंगे हम, इन्होंने बंगाल को 2 भागों में बांट दिया कि निजामत राइट्स जो है वो अब हम तुमको दे देते हैं, और जो दीवानी राइट्स है ना, जो फाइनेंस वाला पार्ट है वो हम अपने अंडर में रखेंगे। और इन्होंने क्या किया, देखिए बस इतना ही तक ये नहीं रुके थे, जो भी डिफेंस वाला होगा, है ना, जो लड़ाई वगैरह होती है, जो भी फॉरेन मैटर्स होंगे, है ना, जो भी फॉरेन का डील करना होता है, वो सब इन्होंने अपने अंडर में रखा। मतलब जितना भी पैसे का लेन देन, जितने भी लड़ाइयाँ वगैरह थी, कंपनी ने सारी चीज़ों को अपने अंडर कर लिया, और बस जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो उन्होंने नवाब को दे दिया। ओके, तो देखिए एक तरीके से कठपुतली नवाब तो मीर जाफर के टाइम से ये बन ही गए थे। अब फाइनेंस वाला इतना बड़ा हिस्सा होता है ना, तब तक तो चलो कम से कम फाइनेंस वाला डिपार्टमेंट नवाबों के पास था, हाँ, बाकी चीज़ें ये उनके कहे अनुसार जरूर कर रहे थे। लेकिन अब आप देखो कि बस नाम का इन्होंने बस एक नवाब बना दिया कि हाँ तुम बस नाम के नवाब हो, वहाँ की चीज़ों को देखोगे, लाइक जो भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह होती है, जो भी रोड बनवाने हैं, हॉस्पिटल्स बनवानी है, इन सारी चीज़ों को जो है वो तुम देखोगे, और बाकी जितने भी फाइनेंस के जो भी मतलब वित्त वाला जो भी पोर्शन होगा, वो जो भी डिफेंस वाला होगा, फॉरेन, ये सब हम देखेंगे। सारी चीज़ों को जो भी यहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा, जो भी टैक्स का कलेक्शन होगा, वो सब हम अपने अंडर रखेंगे। तो कितनी बड़ी बात थी आप खुद सोचो।
तो एक तरीके से ये धीरे धीरे करके अपने कब्जे में ले रहे थे यहाँ पे। और यहाँ से आप एक तरीके से समझो कि बंगाल की लूट शुरू हो जाती है ना, लूट शुरू हो जाती है बंगाल की, ये द्वैत शासन आ जाने से। और देखिए यहाँ पर ये क्या कर रहे थे, जो भी यहाँ पे किसान थे है ना, इनसे ये 40% तक है ना टैक्स कलेक्ट कर रहे थे। जो यहाँ के किसान थे, जो भी यहाँ के ट्रेडर थे, एक तरीके से उनको चूस रहे थे। और EIC वहीं पे देखो फ्री में ट्रेड कर रही थी, वो 0% टैक्स पे कर रही थी। तो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था यहाँ के लोगों को। और देखिए साल 1769 से लेकर के 72 तक ग्रेट फैमाइन आती है ना, भूखमरी आती है। कहाँ पे? बंगाल वाले रीजन में है ना, भूखमरी वाली स्थिति हो जाती है। और लोग इतना ज़्यादा मरते हैं, लगभग 30% लोग भूखमरी की वजह से मर जाते हैं। और एक तो इन लोगों ने लूट मचा ही रखी थी। और इस चीज़ का विरोध जो है वो बहुत ज़्यादा होने लगता है। कहाँ पे? ब्रिटेन में है ना, वहाँ के अखबारों में छपने लग जाती हैं ये सारी खबरें कि ये द्वैत शासन की वजह से वहाँ के लोग, एक तो भूखमरी आ गई है ना, और जिस वजह से अकाल आ जाता है, वहाँ पे बारिश वगैरह बिल्कुल नहीं होती है, तो लोग भूखमरी की वजह से मर रहे हैं। प्लस में इनसे इतना ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा है। EIC वहाँ पे ट्रेड कर रही है तो वहाँ पे 0% टैक्स पे कर रही है। इस वजह से यहाँ पे भूखमरी भी आ गई है, लोग वहाँ पे मर रहे हैं। और इस चीज़ की क्या होती है, बहुत ज़्यादा निंदा होती है। और वहाँ से जो है वो EIC किसको भेजती है? फाइनली भेजती है वॉरेन हेस्टिंग्स को। किसको भेजती है? वॉरेन हेस्टिंग्स को। ओके, हेस्टिंग्स को। इसको भेजा जाता है जनरल गवर्नर ऑफ बंगाल बना के, है ना। यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना के भेजा जाता है। ठीक है, कहाँ पे? बंगाल वाले रीजन में। और रेगुलेटिंग एक्ट, फाइनली रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से इस डायरकी को, इस द्वैत शासन को क्या किया जाता है? खत्म किया जाता है। तो देखिए 1772 में इसको बुला लिया जाता है। किसको? वॉरेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना के। और फाइनली रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से इस डायरकी को क्या किया जाता है? खत्म किया जाता है। और इससे क्या होता है, जो EIC थी उसने क्या की? इसने अब एडमिनिस्ट्रेटिव, है ना, अब एडमिनिस्ट्रेटिव प्लस फाइनेंस दोनों को अपने अंडर ले लिया। EIC ने अब प्रशासनिक और वित्तीय दोनों मामले को किसके अंडर में ले लिया? खुद के अंडर में कर लिया। ओके, पहले जो है वो प्रशासनिक व्यवस्था किसके हाथ में थी? कम से कम नवाबों के हाथ में थी। तो देखिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से तो इन्होंने खत्म तो कर दिया जरूर, लेकिन अब एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव राइट और फाइनेंस राइट दोनों को अपने अंडर ले लिया। और इस तरीके से देखिए धीरे धीरे करके किस तरीके से अंग्रेजों ने सबसे पहले तो क्या किया था, मीर जाफर के टाइम पे पपेट नवाब बनाया। फिर देखिए अब किस तरीके से इन्होंने डायरकी लाई 1769 में, है ना, जिसकी फाइनेंस को डिपार्टमेंट को अपने अंडर लिया। और अब देखिए रेगुलेटिंग एक्ट के बाद इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंस दोनों को अपने अंडर ले लिया। और बंगाल पे पूरी तरीके से ट्रेड के अलावा क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। मतलब अब प्रशासन भी हम ही चलाएंगे। तो एक तरह से आप समझिए कि एम्पायर बिल्डिंग की शुरुआत इनकी हो चुकी थी। कहाँ पे? बंगाल वाले क्षेत्र में। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की है कि आप सबको चीज़ें ढंग से समझाऊं, है ना। तो आई होप कि आप सबको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, जितनी भी संधियाँ थी, ब्लैक होल इंसिडेंट, इन सबको आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना। इन सब के साल भी आप याद करना। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। ओके, और हमारी जो पिछली वीडियो है उसको भी आप जरूर देखना। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।